नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके पीटी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। कुछ एनालिटिकल टॉपिक भी होगा, एनालिसिस करेंगे जिसका हम लोग समझेंगे विश्लेषण करके कि इससे क्या कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर सकते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि न्यू नॉर्थ ईस्ट लिंक टू कोलकाता विल बी भाया सी, यानी कि समुद्र के रास्ते कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट से हम लोग जोड़ रहे हैं। दरअसल में बात ये है कि बांग्लादेश में जब से रिजीम चेंज हुआ है, वहाँ पर यूनुस मोहम्मद यूनुस जो हैं वो वहाँ के एडवाइज़र बने हैं। वो अभी किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके नहीं आए हैं, उनको फ्रांस से इंपोर्ट करके लाया गया बांग्लादेश और वहाँ के उस सरकार में प्रमुख बने हुए हैं। तब से बांग्लादेश में भारत विरोधी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने ये तक धमकी दी कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट कर इंडिया से अलग कर देंगे। ठीक है, बांग्लादेश भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कहा जाता है। इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। चिकन नेक यानी कि ये माना जाता है कि वीक पॉइंट है। 15 से 20 किलोमीटर के आसपास में चौड़ाई है इसकी और यहाँ पर दो देश मिलते हैं, बांग्लादेश और चीन। पहले बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, हम इसको लेकर के आशंकित नहीं रहते थे, हमारे लिए सुरक्षित जगह था ही। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और चीन के साथ मिल कर के यहाँ पर एक एयर पट्टी बना रहा है, यहाँ पर एक एयरबेस बनाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर एक एयरबेस बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत की सेनाओं ने यहाँ पर इसी कॉरिडोर में पिछले कुछ दिनों में भारी स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, जो माना जा रहा है कि हम बांग्लादेश को अब संपूर्ण रूप से जवाब देने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय में। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ऐसे होना चाहिए रास्ता, ये पूरा हिस्सा हमारा होना चाहिए। ठीक है, जो करना है जिसको वो कर ले, ये इस रास्ते को हमें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, तो भारत सरकार हमेशा ही कोशिश करती है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता निकाला जाए। कुछ रास्ते बांग्लादेश से होकर के पहले गुजरते थे, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में जो सरकार है वो चीन और पाकिस्तान, इनके इशारों पर चलने वाली सरकार है। भारत विरोधी रेडिकल इस्लाम के विचारधारा वाले वहाँ पर लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अजीबोगरीब तरीके का बयान देते रहते हैं। तो भारत सरकार ने एक नया रास्ता बनाया है। कोलकाता से समुद्र से हम जाएंगे सितवे तक। ये म्यांमार का पोर्ट है, म्यांमार का पोर्ट है, म्यांमार का है। हम डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि लैंड लॉक्ड हो जाता है, वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा लैंड लॉक्ड हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से सितवे तक जाएंगे। सितवे तक जाएंगे कोलकाता से जहाज़ के थ्रू सितवे तक, और सितवे से रास्ता के थ्रू में हम लोग कहाँ तक आएंगे, शिलोंग तक में आएंगे। ये हमने तय किया है, सितवे से शिलोंग तक बाय रोड और कोलकाता से सितवे तक का बाय सी हमने रूट तैयार किया है, अल्टरनेट रास्ता हमने तैयार किया है, जिसके द्वारा हम नॉर्थ ईस्ट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। देखिए इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये, क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण का चीज़ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू क्या हैं इसके, क्या इसका रणनीतिक पहलू है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। नई परियोजना का नाम रखा गया है शिलोंग सिलचर हाईवे परियोजना। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का ही विस्तार होगा ये। कालादान मल्टी मोडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल एक रास्ता यानी कि सड़क के माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें सड़क भी है और समुद्री रास्ता भी शामिल है, इसलिए इसको मल्टी मॉडल कह दिया जाता है। ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन बांग्लादेश में सैन्य सत्ता परिवर्तन के पश्चात से ये प्रोजेक्ट धीमा हो गया था। लेकिन पिछले महीने जब थाईलैंड में बैठक हुई थी बीमस्टेक की, तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख हैं वर्तमान में, उनके बीच वार्तालाप हुई और हमने ये तय किया कि आपके यहाँ पर जो भी शासन सत्ता है, हमें अपना रणनीतिक महत्व जो है उसको देखना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोलकाता से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ेगी। अब बांग्लादेश को बाईपास करते हुए हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचेंगे। बांग्लादेश को लेकर के आज हो कल हो कोई न कोई बड़ा एक्शन ज़रूर होगा, मिलिट्री एक्शन हो सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर जब से हमने थोड़ा सा बम्बार्डिंग किया है, उसके निशाने लगाए हैं,
तब से एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है। तो भारत सरकार हो सकता है कि आने वाले कुछ समय आपको दिखे कि चिकन नेक अब टाइगर नेक हो गया है। ये हाईवे म्यांमार के जोरिनपुई से लांगताई आइजॉल तक जाएगा और मेघालय परियोजना की मेघालय के शिलोंग सिलचर से होकर के ये गुजरेगा। कहाँ तक जाएगा? कोलकाता से सितवे, सितवे से शिलोंग, ये ध्यान में रखिएगा। शिलोंग से सितवे बाई रोड और कोलकाता से सितवे बाई सी हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। हाईवे की लंबाई 166.8 किलोमीटर होगी, जिसमें 4 लेनें होंगी। 2030 तक माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वित्तीय और प्रशासनिक विवरण क्या है? परियोजना की लागत इतना रुपया बताया जा रहा है। क्या ये हमें याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं याद रखना है इतना रुपया। यह विदेश मंत्रालय कोलकाता के बंदरगाह द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना को लागू करेगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको निष्पादित किया जा रहा है। तो ये था कि भाई इसमें कौन कौन से शामिल हैं। भौगोलिक और तकनीकी चुनौती भी होगी, जैसे हाईवे मिजोरम असम की बराक घाटी क्षेत्र से होकर के गुजरेगा, जो लैंडस्लाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। यानी कि वहाँ पर सड़क बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है हमारे लिए। रॉक मैकेनिक्स मशीनरी का उपयोग करके भूस्खलन को रोकने, ढलान स्थिरीकरण के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यानी कि ये टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी काफ़ी चैलेंजेज होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज जिसमें हमें देखने को मिलेगा। परियोजना का महत्व क्या है? यह पूर्वोत्तर भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। सबसे बड़ा महत्व यही है। इसमें कई सारे पुल और वगैरह वगैरह चीज़ें शामिल होंगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मदद करेगा। ये तो हो गया इसके फैक्चुअल हिस्सा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बंधुओं, वो है कि इसमें इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों भारत सरकार इतना रुपया खर्च करने जा रही है। तो यह हाईवे पूर्वोत्तर राज्य को कोलकाता से जोड़कर व्यापार, माल परिवहन को तेज करेगा। आर्थिक प्रभाव यानी कि इकोनॉमिक रूप से नॉर्थ ईस्ट को बंगाल से कोलकाता से जोड़ेगा। ये म्यांमार और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध मजबूत हो सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हो न हो, म्यांमार के साथ अवश्य ही होगा। माल परिवहन का समय 8 से 30 घंटे से कम होकर के 5 घंटे हो जाएगा। और इतना कम समय जब लगता है तो लॉजिस्टिक खर्च जो है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। सामाजिक प्रभाव क्या होगा? तो नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर होने से लोगों की आवाजाही आसान होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों निर्माण से पर्यावरण को नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कि निगेटिव इम्पैक्ट पर्यावरण पर पड़ सकता है, वही एक निगेटिव इम्पैक्ट है इसका, बाकी तो सब कुछ सही है। राजनीतिक प्रभाव, यह परियोजना भारत को एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत करेगा। क्षेत्रीय जियोपॉलिटिक्स में भारत की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व ये प्रोजेक्ट शामिल होगा। बांग्लादेश को बाईपास करने से भारत को एक वैकल्पिक और स्वतंत्र मार्ग मिलेगा, जिससे रणनीतिक निर्भरता बांग्लादेश पर हमारी कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी प्रभाव भी है इसमें। पूर्वोत्तर पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होने से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास होगा। और नॉर्थ ईस्ट जो अपना इकोनॉमिक रूप से अभी भी उतना आगे नहीं आ पाया है, उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए ये एक अवसर होगा कि वो इकोनॉमिक रूप से संपन्न हो सकेगा धीरे धीरे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस एग्जामिनेशन में भी इसके महत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कल अमित शाह जी ने दिल्ली में एक इनॉग्रेशन किया है मल्टी एजेंसी सेंटर का। मल्टी एजेंसी सेंटर का क्या इसमें कहा गया है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में, आतंकवाद के खिलाफ में ये सेंटर हमें मजबूती से लड़ने में मदद करेगा, ये इसमें कहा गया है। क्या है ये? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मल्टी एजेंसी, यानी कि एक ऐसा सेंटर जो भारत सरकार की जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए इंटेल को शेयर, इंटेल यानी कि सूचनाओं को शेयर, गुप्त सूचनाओं को शेयर करने में योगदान देगा ये। तो अलग अलग एजेंसियां काम करती अलग अलग क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए एक होता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो आर्मी के अंदर में काम करता है, एक होता है R&AW, ये क्या है? तो ये विदेशों में भारत के लिए सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। इंटरनल में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग होता है। तो ये जो अलग अलग एजेंसियां हैं, ये सब के सब, जैसे नारकोटिक्स का एक अलग होता है, सारे काम करते हैं महत्व के ही।
तो ये सारी एजेंसियां जो सूचनाएं इकट्ठा करती हैं, और स्टेट पुलिस की सीआईडी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके भी डिपार्टमेंट होते हैं, लोकल ग्राउंड लेवल के जो इंटेल होते हैं वो भी आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो उन सबको एक मल्टी लेवल मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी का मतलब अलग अलग एजेंसियों को मिला करके एक सेंटर बनाया गया है जो सारे के सारे मिलकर के एक जगह से ऑपरेट कर सकेंगे। इसी प्रकार के सेंटर का कर इनॉग्रेशन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में। अगर कभी दिल्ली आए होंगे तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक देखा होगा। राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के ठीक आगे रायसीना हिल है, ये राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ऐसे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ही है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ठीक है। तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? पहला सवाल पूछेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। 16 मई 2025 को किया है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है 70 बीपीएससी पैटर्न याद कीजिए। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में तीसरा सवाल हो गया, मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है। ये सेंटर किसके अंतर्गत में काम करेगा? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका देखरेख करेगा, उसी के अंतर्गत काम करेगा। बाकी सारे इनपुट अलग अलग जगहों से इसके पास में आएंगे, यानी कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो कौन होगा? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, वही इसको देखेगा, वही इसका प्रशासन संभालेगा। लेकिन इसमें अलग अलग एजेंसियों की सूचनाओं को शामिल किया जाएगा। या आतंकवाद या इंटरनल हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेज होते हैं, या एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेज भी होते हैं, उन सभी को डील करने में हमें ये मदद करेगा। ये सेंटर विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को मजबूत करेगा ताकि आतंकवाद, साइबर हमले, संगठित अपराध, बहुत सारी चुनौतियाँ, नशाखुरानी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के काम होते हैं, वो सारा एक जगह इकट्ठा होगा तो हम सभी प्रकार की चीज़ों को रोक सकेंगे। और ये जितने चीज़ें हैं, मानव तस्करी से लेकर के ड्रग सप्लाई से लेकर के जितने चीज़ें हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। कहीं ना कहीं फंडिंग के लिए तो आपस में कनेक्टेड होते ही हैं। इनको बाहर के देश के जो हमारे दुश्मन देश हैं वो इसको बढ़ावा देते हैं ताकि हमें इंटरनल रूप से अशांत किया जा सके। एमएससी का उद्देश्य क्या होगा? क्यों मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका क्या महत्व है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जितने छोटे मोटे अपराध हमें दिखते हैं कलेक्टिव रूप से वो सब एक ही तरह के पैटर्न में बंधे हुए होते हैं और एक ही उद्देश्य होता है उनका कि इस देश के पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाया जाए, कभी हिंसक तरीके से, कभी नशा के माध्यम से, कभी स्मगलिंग के माध्यम से, कभी फेक करेंसी के माध्यम से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। मूवियों में तो देखा ही होगा। एमएससी का मुख्य उद्देश्य भारत का आतंकवाद रोधी खुफिया क्षमताओं को बढ़ाना है। यह सेंटर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खुफिया जानकारी को एकत्रित कर विश्लेषण करने का मंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री की नीति और खुफिया ताकत। अमित शाह जी ने कहा कि सेंटर प्रधानमंत्री मोदी की उस नीति का प्रतीक है जिसमें खुफिया जानकारी और भारत के सशस्त्र सेनाओं के बेजोड़ हड़ताल क्षमता को बढ़ावा, मतलब कि हमारे जो डिटेरेंस की नीति है जिसमें हम इंटेल के आधार पर, प्रधानमंत्री जी का अगर आपने स्पीच सुना होगा 2 दिन पहले जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसमें उन्होंने जो आर्म फोर्स हैं उसके अलावा ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह कर के काम करते हैं, दोनों की बातचीत की थी उन्होंने। तो यही यहाँ पर अमित शाह जी भी बोल रहे हैं कि तीनों सेनाओं के अलावा हमें इस प्रकार के एजेंसियों की भी आवश्यकता पड़ती है जो हमें सूचनाएं मुहैया करवाती हैं। किसने हमें बताया कि मरकज़ सुभान अल्लाह का लोकेशन क्या है और वहाँ पर क्या हो रहा है? इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो हमने टारगेट किया, ये हमें किसने बताया? तो ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। नए एमएससी सेंटर को 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन किए गए हैं। 500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं एक सेंटर के पीछे। एमएससी की विशेषताएं क्या हैं? तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, उग्रवाद, संगठित अपराध जैसे निपटने के लिए बनाया गया है। संगठित अपराध का मतलब होता है स्मगलिंग, ड्रग तस्कर, ये सब चीज़ें संगठित अपराध में आता है। इसमें सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियां शामिल होंगी। एमएससी नेटवर्क देश भर फैले स्थानीय क्षेत्र, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ेगा और सभी जगहों से सूचनाओं को इकट्ठा करके एक जगह पर विश्लेषण करके हम उसके पश्चात से क्या ले सकते हैं? तो फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। तेलंगाना में हाल ही में भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज ने 36 करीब में नक्सलियों को निपटाया है और वो 36 जो थे वो बहुत ही हाई ग्रेड के कमांडर लेवल के नक्सली थे।
और माना जा रहा है कि 2026 का जो हमने लक्ष्य रखा है कि नक्सली हम खतरे को ख़त्म कर देना देश से, तो उसमें एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट माना जा रहा है। एक साथ करीब में 36 निपटाए हैं हमने। तो वही यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने कि अमित शाह ने कहा कि हाल ही में चटनागांव तेलंगाना सीमा प्रदेश के सुरक्षा बलों के बीच उत्कृष्ट समन्वय को भी दिखाता है, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने समन्वय करते हुए जब अटैक किया तो एक साथ हमने इतने बड़े स्तर पर एलिमिनेट किया नक्सलियों को। आतंकवाद से निपटने में भी हमें क्या मिलेगा, मदद मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, स्कॉलर माने जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर विद्वान माना जाता है इनको, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी को हम लोग देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा प्रदान किया जाता है, और ज्ञानभद्राचार्य क्या नाम है इनका, रामभद्राचार्य जी नाम है, इनको प्रदान किया गया है। गुलजार जो हैं, गुलजार उनको भी दिया गया है, लेकिन वो खुद नहीं आ पाए थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस कारण से। इनके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। एक कंट्रोवर्सी में भी आए थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जब यूपी में एक स्टेज पर इन्होंने यूपी के एक मंत्री महोदय से बोला था कि हमने आपको बोला है कि हमारे एक जानने वाले के आरओ का एक सीट दिलवाना है आपको। तो उस समय बड़ा वो वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ठीक है, स्कॉलर तो हैं ही। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ज़रा देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान माना जाता है, जो भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया और इसे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 17 मई 2025 को घोषित किया गया और कल दिया गया है। कल दिया गया है, 16 तारीख को दिया गया है। 16 मई 2025 को दिया गया किसको, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है। कवि और गीतकार गुलजार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में साहित्यिक रचनाओं को प्रोत्साहित करने और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रीलियम में ये स्टेटमेंट बना करके पूछेगा। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं अंग्रेजी में रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, अष्टम सूची 22 भाषाएं जो शामिल हैं उनमें दिया जाता है। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का योगदान, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, कवि और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य और धार्मिक ग्रंथों पर कई रचनाएं लिखी हैं। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। गुलजार साहब को तो आप जानते ही हैं, गुलजार साहब को तो जानते ही होंगे। पुरस्कार का इतिहास, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कृपया करके इनका नाम ध्यान में रखें, हो सकता है आपसे पूछ ले कब दिया गया, किस भाषा के साहित्यकार को दिया गया और उनका नाम क्या है। 1965 मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसमें 11 लाख की पुरस्कार राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक मूर्ति प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला एक पुरस्कार माना जाता है और जिसको भी मिलता है उस साहित्यकार के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पुरस्कार देश स्तर पर इसको माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये टॉपिक था छोटा सा, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। आज 2 ही टॉपिक मेन मैंने करवाए हैं। एक टॉपिक इन्वायरमेंट का रहा है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का एक ज्ञापन था, एक ऑर्डर था, जिसको निरस्त कर दिया है। तो वो आपके पीटी में से नहीं पूछा जाता है, बीपीएससी का लेवल तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कर लेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आज का।